Hello students, we are studying Newton's laws of motion and in Newton's laws of motion हम लोग सीख रहे हैं कि Newton's laws of motion NLM के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की है। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और बेहतर ढंग से अपने कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1, आपको एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में एक पुली गिवन है। पुली कैसा है बच्चे? आइडियल पुली है। आइडियल पुली जब मैं बोलता हूँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। ठीक है, तो एक ब्लॉक दिख रहा है ए जिसका मास है बच्चे m/2। ठीक है, और इस स्ट्रिंग का एक दूसरा हिस्सा है ना, ये स्ट्रिंग इस पुली से ओवर होते हुए ये इस तरफ गया हुआ है और इसके इस एंड से एक पर्सन, ठीक है, एक आदमी जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, विथ एक्सेल इस आदमी का मास कितना है? m है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो g/6 है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरीके का डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लॉक ए ऑफ मास m/2, ब्लॉक ए ऑफ मास m/2 is connected to one end of light rope which passes over a pulley as shown in figure, over a pulley as shown in figure। ठीक है, a man of mass small m climbs the rope at the other end with relative acceleration of g/6 with respect to rope। Find the acceleration of block A and tension in the rope। Find acceleration of block A and tension in the rope। So this is the question। ठीक है भाई, block A of mass m/2 is connected to one end of light rope which passes over a pulley as shown in figure। A man of mass m climbs the rope at the other end with relative acceleration of g/6 with respect to rope। ओके, चलो अब अपन क्या करें? देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि वो जो पर्सन है ना, ठीक है, ये पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितने स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन है उसके पास? g/6। गिवन एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रोप के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितना है? g/6 है। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, दिस डायरेक्शन पॉजिटिव। ओके, ये आ गया समझ में। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितना है? g/6 है। अब बच्चे आप सोचो
ये क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस रस्सी को नीचे की ओर प्रेस करेगा तो खुद क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो रस्सी नीचे आएगा और आदमी ऊपर चढ़ेगा, है ना। प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। तो मैं इस रस्सी को इस तरीके से नीचे की ओर खींचूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और रस्सी नीचे आएगा, इस तरीके से होगा। तो रस्सी नीचे आएगा। अब रस्सी किससे आएगा नीचे बेटा, मान लो ये जो ब्लॉक है ए, उसकी एक्सेलरेशन है सपोज ए नॉट, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग भी किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग भी ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग भी ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। समझ आ गया आपको बात, ओके। तो हम यहाँ पर जो अपना रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट था उसको यूज करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन वाला तो क्या होता था बेटा, पहला माइनस दूसरा, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप हो जाएगा बेटा, कितना, g/6, ओके। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये g/6 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप, हो जाएगा। तो g/6 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप देखो कितना है, a नॉट। ऊपर वाले को प्लस माना हो बेटा तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। तो g/6 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a नॉट। सो दिस इज g/6 माइनस a नॉट एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ठीक है। तो आदमी का एक्सेलरेशन आ गया, ओके, आदमी का एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ओके, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो जब मैं आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखो क्या क्या लग रहा है, खुद का वेट लगेगा बेटा नीचे की तरफ, ठीक है, खुद का वेट लगा नीचे की तरफ, कितना, mg। अच्छा, रस्सी को जहां भी ये पकड़ा होगा, है ना, रस्सी को जहां भी, रोप को जहां भी पकड़ा होगा, तो आपको पता है बेटा, जिस पॉइंट पर आपको कांटेक्ट करता है उस पॉइंट पर टेंशन हमेशा क्या रखता है, अवे की ओर। तो इस पर टेंशन किधर लग जाएगा, इस तरफ। आदमी के ऊपर टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। सो आदमी के ऊपर लग गया टेंशन ऊपर की तरफ। और नेट एक्सेलरेशन जो है आदमी का कितना हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ठीक है, am। आगे मेरी बात समझ में। तो ऐसा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है उस पर्सन का। तो बच्चे जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, उसका इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, मैंने क्या बोला था बेटा, जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है उधर का फोर्स बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा तो टेंशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू T माइनस mg। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, T माइनस mg। ऐसा हो गया, ठीक है। तो m एक्सेलरेशन कितना है बेटे, g/6 माइनस a नॉट, ठीक है, m इंटू g/6 माइनस a नॉट इज इक्वल्स टू T माइनस mg। ऐसा हो गया, क्लियर। तो बेटे इसको देयरफॉर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/6 प्लस mg और माइनस ma नॉट, है ना, इस तरीके का हो जाएगा। इसको बोल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब इस तरफ जो ब्लॉक था जिसका मास m/2 था उसका बनाऊं तो नीचे लगेगा बेटा m/2g, ऊपर लगेगा टेंशन T, और ये ब्लॉक किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन a नॉट, ठीक है। अब इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, T माइनस mg/2 इक्वल्स टू m/2 a नॉट, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस mg/2 और m/2 a नॉट, इस तरीके का हो गया। तो T इक्वल्स टू हो जाएगा mg/2 प्लस ma नॉट/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, T और T है, तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं, कि नहीं। तो देखो क्या हो गया, mg/6 प्लस mg माइनस ma नॉट इज इक्वल्स टू mg/2 प्लस ma नॉट/2, ऐसा इक्वेशन आया। ये इधर आएगा बेटा, तो mg/6 और प्लस mg और माइनस mg/2 क्या बचेगा, mg/2, और ये देखो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 3ma नॉट/2।
तो m m और m कैंसिल हो जा रहा है, g/6 और g/2 में क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया g प्लस ये हो जाएगा बेटा 3g इक्वल्स टू क्या, 3/2a0, ठीक है। नाउ इसका कितना हो गया बेटा, 4g/6, 4g/6 इक्वल टू 3/2a0, 2 से क्या हो गया बेटा 3, तो a0 इक्वल्स टू 4g/9, तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4g/9, लेट्स सी इट, 4g/9 करेक्ट, ओके, 4g/9, ये हो गया हमारा क्या, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा गया है, टेंशन, ठीक है, तो टेंशन के लिए किसी भी एक इक्वेशन के पास जाएंगे और निकाल लेंगे बेटा, जैसे सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, mg/2 प्लस m/2 और a0 की वैल्यू क्या है, 4g/9, है ना, 4g/9, तो ये कितना हो जा रहा है, देखो mg/2 कॉमन हो गया, 1 प्लस mg/2 4/9 बाहर आ जाएगा, सॉरी 4/9 रह जाएगा, तो mg/2 9 4 13/9, दिस इज 13 mg/9 to the 18, so the tension in the string is 13 mg/18, ठीक है, 13 mg/18, ओके, अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। Okay, so the second example is example 2, क्या कह रहा है, a block of mass capital M is being pulled with the help of a string of mass M. A block of mass capital M is being pulled by a rope of mass small m and length capital L and length capital L. The horizontal force applied by the man, the horizontal force applied by the man, ठीक है, applied by the man on the string is F, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये ब्लॉक है कैपिटल M मास का और ये स्ट्रिंग है जिसको F फोर्स से ये आदमी क्या कर रहा है, खींच रहा है, ओके, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है, आपको क्या कह रहा है, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट, the force exerted by the string on the block and acceleration of the system, ठीक है, force exerted by the string on the block and acceleration of the system, ठीक है, इसको निकालना है,
चलो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद आगे पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले ये बताओ, जब यहाँ से हम F फोर्स से खींचेंगे तो ये ब्लॉक और ये स्ट्रिंग एक साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। तो इट विल एक्ट लाइक अ सिंगल सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम की तरह काम करेगा जो एक साथ मूव करेगा। एक साथ मूव करेगा बेटा, तो इसको क्या मिलेगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन मिलेगा। सपोज ए है ना, इस स्ट्रिंग का मास कितना है, m है, और इसकी लंबाई कितनी है, l है, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में? तो इस पूरे सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन लग रहा है बेटा, F लग रहा है कि नहीं। और इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो है ना, A जो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज m प्लस m। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ये बहुत ही आसानी से पता चल गया। इसमें जो सेकेंड चीज पूछ रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, स्ट्रिंग ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। तो भाई इस जगह पर आ जाओ, इस पॉइंट पर, यहीं पर तो लगाएगा ना स्ट्रिंग अपने ब्लॉक पर। स्ट्रिंग ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा। तो इतनी बात समझ में आई अपने को। अब ये मुझे बताओ बच्चे कि स्ट्रिंग इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली टेंशन लगाएगा, टेंशन फोर्स लगाएगा, ठीक। टेंशन फोर्स किधर लगता है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, अभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी, तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा बेटा, टेंशन फोर्स लगेगा। आगे मेरी बात समझ में, क्या फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। तो देखो बेटे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ब्लॉक का, FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ अगर मैं ब्लॉक बनाता हूं तो क्या हो रहा है, इसका मास m है और इस पर टेंशन लग रहा है और इस पर एक्सेलरेशन हो रहा है a। तो इकलौता फोर्स यही टेंशन ही तो लग रहा है ना बेटा, इकलौता फोर्स लग रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास और एक्सेलरेशन कितना है, देखो F अपॉन m प्लस स्मॉल m। सो दिस इज द टेंशन, है ना, या दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस सिचुएशन, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, हमें एक्सेलरेशन भी पता चल गया और वो कितना फोर्स लगाएगा ये भी पता चल गया। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर टेंशन निकालने बोल रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है बच्चे। मिड पॉइंट पर आ जाओ भाई, ठीक है। जब मैं मिड पॉइंट पर आऊंगा बेटा, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर टेंशन हमेशा क्या होता है बेटा, ये वाला जो पोर्शन बचा, ये अगर मैं मिड पॉइंट पर आऊंगा तो ये जो मेरा सिस्टम है ना वो दो हिस्से में बट जाएगा, एक इधर का हिस्सा और एक इधर का हिस्सा। तो इधर वाले हिस्से पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर वाले हिस्से पर इस तरफ लगेगा, है ना, और ये वाला जो हिस्सा है उस पर किधर लगेगा, इस तरफ। और ये टेंशन कैसा होगा बेटा, इक्वल, है ना। एक जगह पर तो टेंशन क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन यहाँ अच्छा, इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल्स लिया करते थे उसमें तो अपन सोचते ही नहीं थे बेटा, है ना। उसमें हर जगह पर टेंशन क्या होता था, सेम होता था। कब होता था बेटा, जब हमने बोला था कि स्ट्रिंग क्या हो, आइडियल हो। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, उसके पास मास नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मास दिया हुआ है स्ट्रिंग का, तो ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं हुआ, तो हर एक जगह पर टेंशन सेम नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर टेंशन कितना आया, इतना आया, लेकिन इस जगह पर भी टेंशन वही नहीं आएगा। अगर ये आइडियल होता तो फिर मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह पर सेम टेंशन लेते। लेकिन ये चूंकि मास वाला स्ट्रिंग है, यहाँ पर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा क्या, कि जो है मास वाले स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, बट मास वाले स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है, उसके हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आ जाओ, तो टेंशन का ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इधर के ब्लॉक, इधर का जो सिस्टम बचा वो एक हो जाएगा, इधर का सिस्टम जो है उसका FBD बनाता हूँ।
तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे स्ट्रिंग का मास कितना है, m है, और उसके दो पार्ट कर दिए तो मास के भी दो पार्ट हो जाएंगे बेटा। तो इधर का मास क्या हो जाएगा, m/2। सो द सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और इधर का पार्ट का इस ब्लॉक का मास m हो गया और स्ट्रिंग का मास क्या हो गया बेटा, m/2। और इस पर किधर फोर्स लगेगा बेटा, इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन होगा a। ठीक है बच्चे, तो अगेन इसको t डैश बोल लेता हूं बेटा। अगेन इस पूरे सिस्टम पर जो लेफ्ट पार्ट का सिस्टम है उस पर इकलौता फोर्स काम कर रहा है t डैश, वही आपका नेट फोर्स का काम करेगा। नेट फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर t डैश इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m प्लस m/2 इनटू एक्सेलरेशन इज f अपॉन m प्लस स्मॉल m, है ना। ये हो जाएगा बच्चे इसका एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। सेकेंड पार्ट का एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्ट का टेंशन कितना हो गया, m प्लस m/2 f अपॉन m प्लस m। करेक्ट, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया बेटा। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या बोला, फाइंड द टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज exerted by the man। आदमी के द्वारा जहां फोर्स लगा रहा है उस एंड से x डिस्टेंस पर कितना ये लगेगा। ठीक है, तो बच्चे ये मान लो स्ट्रिंग है और ये वाले एंड पर क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, कितना, F। ठीक है, इससे बोलता है x दूर चले जाओ, आ जाओ भाई। ये मान लो क्या है, x है, तो बेटे इधर की दूरी क्या बची, L माइनस x, क्योंकि टोटल कितना था, x था, टोटल x था, तो इधर की दूरी क्या बची, L माइनस x बचा। तो इस x दूरी पर हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो इधर टेंशन किस तरीके से लगेगा बेटा, इस वाले हिस्से में इस तरफ और इस वाले हिस्से में इस तरफ, है ना, ऐसा टेंशन लगेगा। ये टेंशन अपने को निकालना है। ठीक है, टी डबल डैश कर लेता हूं मैं, इसका नाम टी डबल डैश कर लेता हूं। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो बेटे अगेन आप एक चीज सोचो, इस टोटल मास, ये टोटल जो लंबाई थी इस स्ट्रिंग की, उसकी मास कितनी थी, m थी, तो L माइनस x लेंथ का मास कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं बेटा, मास ऑफ द स्ट्रिंग इन लेफ्ट पार्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है उस पार्ट का मास कितना हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटे चूंकि टोटल मास m था, अपॉन टोटल लेंथ करूंगा तो क्या पता चल जाएगा बेटा, मास पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगा। और मुझे कितने लेंथ का चाहिए, L माइनस एक्स, तो इसको इनटू कर दूंगा L माइनस एक्स से, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा बेटा, इस हिस्से का मास पता चल जाएगा। ठीक है, इस हिस्से का मास पता चल गया। तो अब देखो आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा सिस्टम है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट। तो इधर का पार्ट कंसीडर करो, तो इसका टोटल मास क्या हो गया, m, और दूसरा m/l इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, ये एक साथ चलेगा, एक्सेलरेशन a होगा अगेन। ठीक है, इस पर क्या लग रहा है बेटा, ये टेंशन लग रहा है, t डबल डैश, इकलौता फोर्स अगेन, और इकलौता फोर्स यानी नेट फोर्स वो किसके बराबर होगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है, m प्लस m/l इंटू L माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन, जो कि कितना है बेटा, F अपॉन m प्लस m। सो दिस इज द टेंशन, है ना, एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड।
ठीक है, किसी x डिस्टेंस पर एंड से कितना टेंशन होगा बेटा, इतना टेंशन होगा, ठीक है, m प्लस एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एम इंटू एफ। क्लियर है मेरी बात, आ गई समझ में? ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया कि मास वाला स्ट्रिंग होगा तो क्या करना है, मासलेस वाला स्ट्रिंग होगा तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे इतनी उम्मीद तो करता हूं कि आपको वेट और मास में डिफरेंस पता होगा, पता होगा ना, वेट और मास में डिफरेंस, यस ऑब्वियसली पता होगा। मास क्या होता है बेटा, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, मास। कई बार क्या करते हैं अपन, कंफ्यूज हो जाते हैं मास और वेट में, दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मास और वेट दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है, ठीक है। मास क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is called mass, is called mass, ठीक है। इसको हम लोग, it is denoted by m, ठीक है, m से डिनोट करते हैं, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, इट्स एसआई यूनिट इज केजी, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m, ओके। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, जनरली इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आ रही मेरी बात समझ में? तो देखो ये मास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ओके, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मास, ओके। अब देखो इसके उलट हम जब वेट की बात करते हैं तो क्या कहा जाएगा वेट को, नाउ सी वेट, वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है हमारा अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। द फोर्स विथ विच द अर्थ attracts a body towards its center is called weight, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वेट। इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। W बराबर क्या होता है बेटा, m इंटू जी, दिस इज वेट, ठीक है। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, ये एक प्रकार का फोर्स है बेटा, तो फोर्स क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये डिराइव्ड है, इट इज डिराइव्ड, वो क्या था फंडामेंटल, ये था, ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स है बेटा, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ
अर्थ, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT-2, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी भी कर सकता है, इट कैन वेरी, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो बेटा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। मास और वेट में काफी डिफरेंस होता है। तो वेट आपको समझ में आ गया बेटा, m इंटू जी होता है। ओके, क्लियर? अच्छा, आपको अगर याद हो, आपको कभी आपने झूला वगैरह झूला हो, ठीक है, आप मेले जाते हो, मेले में झूला हम झूला करते हैं, याद है? तो कभी आपने महसूस किया होगा जो वो गोल वाली राउंड वाली बड़े बड़े झूले होते हैं, उसमें अगर आप झूल रहे हो तो कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई नीचे पकड़ के खींच रहा है, और कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत हल्के हल्के फील कर रहे हैं, हमारा वेट एकदम गायब हो गया है ना, पेट में पूरा हवा भर जाता है, गुदगुदी सी लगने लगती है। पता है क्या आपको, कभी ऐसा महसूस किया? बात समझ में आ रही है? कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा बॉडी एकदम पूरा हल्का हो गया, ठीक है, हम उड़ने लगे, और कभी हमें लगता है पूरा भारी भारी जैसा, है ना, हमें ऐसा लगेगा कि वेट हमारा बढ़ गया, ठीक है। ऐसा होता है जब आप झूला झूल रहे होगे, स्विंग्स के ऊपर बैठे होते हो, तो इस तरीके का महसूस होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि हमारा जो एक्चुअल वेट है, रियल वेट है, वो क्या होता है, m इंटू जी होता है। ओके, कितना होता है, m इंटू जी। बट हम जो फील करते हैं वो चेंज हो सकता है, व्हाट वी फील कैन बी चेंज्ड, ठीक है। उस वेट को हम लोग कहते हैं एपेरेंट वेट। मतलब दो प्रकार का वेट, एक रियल वेट है और एक है एपेरेंट वेट। जो हम महसूस करेंगे वो है एपेरेंट वेट। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं एपेरेंट वेट के बारे में। एपेरेंट वेट, ठीक है। एपेरेंट वेट क्या होता है हम समझेंगे बच्चे, ठीक है। मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में भी बैठे होंगे आप लोग, कईयों की बिल्डिंग में लिफ्ट लगा होगा, ठीक है, लिफ्ट। और इस लिफ्ट के अंदर मान लो एक वेइंग मशीन हो, ओके। इस लिफ्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, एक वेइंग मशीन लगा हुआ है, और उस वेइंग मशीन के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है। उस वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो या बैठे हो, जो भी है, ओके। आपका मास m है, ठीक है बच्चे। और ये लिफ्ट सपोज कुछ भी करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, है ना, कभी एक्सेलरेट होगा, कभी डी एक्सेलरेट होगा, जो भी होगा, ठीक है, चीजें हम देखेंगे। तो इस लिफ्ट के अंदर, है ना, आप हो, आप एक वेइंग मशीन के ऊपर हो, और हम क्या कर रहे हैं, उस वेइंग मशीन के रीडिंग को देखेंगे। तो हमें दिखेगा कि वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो चेंज होता है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में वेइंग मशीन का रीडिंग चेंज होता है, ध्यान से समझिए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या क्या। एक तो ये जो पर्सन है वो वेट लगाएगा, कितना बेटा, m इंटू जी। और ये वेट मशीन क्या करेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है कि नहीं? क्या करेगा बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो बेटे आप ध्यान रखना कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन निकल करके आएगा ना, ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन निकल करके आएगा वही आपका एपेरेंट वेट होगा, ठीक है, वही आपका एपेरेंट वेट होगा। तो बेसिकली एपेरेंट वेट क्या है? एपेरेंट वेट क्या है? द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस। कोई जरूरी नहीं वेइंग मशीन ही रहेगा, तो कोई भी सरफेस है, वो सरफेस उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो उसका क्या है बेटा, एपेरेंट वेट है। आ रही बात समझ में?
तो एपरेंट वेट निकालना यानी दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स exerted by the contact surface on man is his apparent weight. ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो आपको बेसिकली क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को ही ढूंढना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटे, अलग अलग केस लेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे और उसमें देखेंगे कि एपरेंट वेट क्या होगा, रियल वेट क्या होगा। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी। ठीक है बेटे, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट स्टेशनरी है बेटा, तो उस समय क्या होगा आप बताओ। कोई भी चीज स्टेशनरी कब होता है, स्टेशनरी यानी रेस्ट। तो बॉडी रेस्ट में कब होती है बेटा, जब फोर्स बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, फोर्स बैलेंस होता है, तब जाकर के बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट के साथ साथ आदमी भी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है बेटा, तो रेस्ट के कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, ये कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां से हमें क्लियर दिख रहा है, एट इक्विलिब्रियम नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, n क्या है आपका एपेरेंट, n क्या है एपेरेंट वेट, और mg क्या है आपका रियल वेट। तो इस कंडीशन में आपका रियल वेट और एपेरेंट वेट क्या होता है, सेम ही होता है। तो आप देखते हो बेटा, जब तक लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती तब तक आपको तो नॉर्मल लगता है, कुछ अलग फील होता है क्या, नहीं, क्यों फील करेगा, एपेरेंट वेट और रियल वेट उस टाइम क्या है, सेम है। तो समझ गए, जब तक लिफ्ट रेस्ट में रहेगा उस समय एपेरेंट वेट और रियल वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पहला केस हो गया। केस 2, when lift is moving upward with uniform speed। अब ध्यान दे, अगले कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर जा रहा है और v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बेटे, v क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे ये बताओ कि v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ बेटा। तो अभी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है बेटा, एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स नहीं रहेगा, है ना। जब नेट फोर्स नहीं रहेगा तभी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी अभी भी ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम अगेन फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg। ठीक है, तो अभी भी क्या है बेटा, एपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर है। तो आप देखते हो बेटा, जब लिफ्ट अगर मतलब एक समान स्पीड से चल रहा होता है, नॉर्मल स्पीड में चल रहा होता है, तब आपको कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, जनरली आपको कब फील होता है, जब अचानक से चालू होता है या अचानक से गिरना चालू होता है, तब आपको डिफरेंस फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप लिफ्ट पर बैठे तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो अभी भी क्या है बेटा, नॉर्मल एपेरेंट वेट और रियल वेट क्या है, सेम है। ओके, अब हम लेंगे केस 3। केस 3, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, लिफ्ट को ऊपर भेज रहा हूं विथ एक्सेलरेशन। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ acceleration
ए। ठीक है बेटा, तो अब की बार क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा होगा विथ एक्सेलरेशन ए, है कि नहीं। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आदमी भी तो ऊपर जा रहा होगा। जिस एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जाएगा उस एक्सेलरेशन के साथ आदमी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है बेटा कि आदमी अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब एक नेट फोर्स अब लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स लग रहा है। अच्छा, वो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया है कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है वो वाला क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू ऊपर एन और नीचे mg, तो n माइनस mg हो जाएगा। और फिर हमने क्या बोला बेटा, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू n माइनस mg। तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mg प्लस ma। ठीक है, देखो n बराबर क्या आया बेटे, mg प्लस ma। तो n इक्वल्स टू m इंटू g प्लस a। आ रही मेरी बात समझ में। तो क्या समझ आया बेटा इस बार, mg आपका क्या है, रियल वेट है, उसमें क्या जुड़ गया, ma जुड़ गया। तो जो एपेरेंट वेट है वो रियल वेट से बड़ा आया कि छोटा आया, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में एपेरेंट वेट रियल वेट से बड़ा हो गया है ना। एपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। तो आपको इस टाइम क्या महसूस होता है बेटा, थोड़ा हैवी हैवी फील होता है। क्या फील होता है, थोड़ा हैवी हैवी फील होता है ना। ऊपर की ओर जब ये एक्सेलरेट होगा तो आपको हैवी हैवी फील होगा। क्लियर है, क्योंकि उस समय एपेरेंट वेट रियल वेट से बड़ा होता है। इतनी कहानी समझ में आ गया। ठीक है, कितना बड़ा होता है, तो देखो m कितना होता है, तो m इंटू जी प्लस ए। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, केस नंबर 4। अब मान लो बेटा कि जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर आ रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, केस 4, केस 4, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with uniform velocity। ठीक है भाई, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है v से, तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगेन बच्चे, चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है यानी नेट फोर्स 0 है, तो F नेट क्या हो गया, 0। नेट फोर्स 0 है यानी F इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो बेटा दोनों चीजें क्या करेगी, बैलेंस करेगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो अगेन क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा हमको, एपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर मिलेगा, है ना। एपेरेंट वेट और रियल वेट एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हो गया केस नंबर 4। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बेटा केस नंबर 5। केस 5, तो केस 5 में अब हम मान लें कि लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तब हम क्या करेंगे बच्चे, तो अब देखो, अब चूंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली आदमी भी नीचे जा रहा है भाई। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो आदमी भी नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। क्लियर है कि नहीं, विथ एक्सेलरेशन ए आदमी भी नीचे जा रहा है। ठीक है, अब बच्चे एक चीज सोचो, मैंने क्या बोला है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर का फोर्स क्या है, बड़ा है, mg बड़ा है, माइनस ऊपर वाला क्या है, छोटा है, इक्वल टू क्या हुआ, नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, m इंटू ए। n को इधर बुलाओ, n mg माइनस ma। अब की बार क्या दिख रहा है बच्चे आपको कि ये रियल वेट, उसमें से इसका माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, एपेरेंट वेट मिल रहा है। दैट मीन्स कि एपेरेंट वेट क्या है आपका इस बार, एपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। ठीक है बेटा, तो इस बार आपको क्या महसूस होता है, हल्का हल्का महसूस होता है। ठीक है, आपको बॉडी वेट अपना क्या महसूस होगा, कम महसूस होगा। ठीक है, बॉडी वेट आपको कम महसूस होगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा बेटा पूरे डिस्कशन में
जनरली अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर होता था, सिर्फ अपेरेंट वेट और रियल वेट में डिफरेंस कब आता था, जब एक्सेलरेटेड हो जाता था। तो व्हेन द लिफ्ट इज इन एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन द लिफ्ट इज इन एक्सेलरेशन देन अपेरेंट वेट एंड रियल वेट विल बी डिफरेंट। उस कंडीशन में आपको अपेरेंट वेट का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा बेटा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका वजन क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है, इंक्रीज्ड महसूस होता है, कितना, m इंटू जी प्लस ए। और डाउनफॉल हो रहा होता है विथ एक्सेलरेशन, तो आपको वेट क्या महसूस होता है, कम महसूस होता है, उसमें डाउनफॉल महसूस होता है, कितना, m इंटू जी माइनस ए, इतना आप फील करोगे। तो अपेरेंट वेट अगर आपको निकालने बोला जाए तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, है ना। तो वेइंग मशीन कौन सा मेजर करता है बेटा, रियल वेट या अपेरेंट वेट, तो अपेरेंट वेट महसूस करता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे बच्चों, ठीक है, कल फिर आगे की चीजें देखेंगे, ओके।